हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं लेकर आई हूँ सोशियोलॉजी 2018 पेपर का पार्ट 2। ठीक है, एमपीएमएसयू पेपर का। तो हमने पार्ट 1 में कौन कौन से क्वेश्चंस देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। 1 क्या था, डिफाइन फैमिली एंड इंपॉर्टेंस ऑफ जॉइंट फैमिली। देन सेकंड क्वेश्चन इज सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन एंड कॉजेज ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। ये हमने पार्ट 1 में देख लिया था। आज हम क्या देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, डिफाइन सोशल चेंज फॉर 2 मार्क्स एंड डिस्क्राइब द फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज फॉर 13 मार्क्स। सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा डिफाइन सोशल चेंज है। तो सोशल चेंज का मतलब क्या होता है। सोशल चेंज मीन्स चेंज और मॉडिफिकेशन इन वेज ऑफ डूइंग एंड थिंकिंग ऑफ पीपल। मतलब क्या है सोशल चेंज, क्या है सोशल चेंज का मतलब है कोई सा भी चेंज या मॉडिफिकेशन किसमें, लोगों के सोचने और करने के तरीके में। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू लंडबर्ग के हिसाब से डेफिनेशन क्या है, सोशल चेंज रिफर्स टू एनी मॉडिफिकेशन इन एस्टेब्लिश्ड पैटर्न्स ऑफ इंटर ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट। सोशल चेंज रेफर है किसको, सोशल चेंज क्या है, कोई सा भी मॉडिफिकेशन है किसमें, स्टैब्लिश पैटर्न्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप के स्टैब्लिश पैटर्न्स में और उनके स्टैंडर्ड्स में। ठीक है, नाउ हम पार्ट बी देखेंगे, डिस्क्राइब द फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज फॉर 13 मार्क्स। ओके, तो बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं सोशल चेंज के लिए, जिसमें से कुछ कुछ हैं ये, जोग्राफिकल फैक्टर्स, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, इकोनॉमिकल फैक्टर्स, रिलीजियस, एजुकेशनल एंड लेजिस्लेशनल फैक्टर्स। ठीक है, हम इनको एक एक को देखेंगे कौन सा फैक्टर कैसे इफेक्ट कर रहा है। फर्स्ट, जोग्राफिकल फैक्टर्स। जोग्राफिकल फैक्टर्स क्या है, चेंज इन जोग्राफिकल इवेंट क्रिएट्स चेंजेस इन सोशल लाइफ। मतलब जोग्राफिकल इवेंट में कोई भी चेंज हो रहा है तो वो हमारी सोशल लाइफ को चेंज कर रहा है। ठीक है, सोशल लाइफ में चेंज ला रहा है। जैसे जोग्राफिकल चेंज, जैसे कि हमारा कभी अर्थक्वेक आ गया है तो हमारी सोशल लाइफ में चेंज ला देगा, या कोई सा भी डिजास्टर हुआ है या कुछ भी हुआ है तो वो हमारी सोशल लाइफ में चेंज लाएगा। ठीक है, अब जोग्राफिकल चेंजेस क्या है, स्लोली है, स्लोली ऑकर होते हैं बट कॉन्स्टेंटली होते रहते हैं। ठीक है, हमारे प्लेनेट पे। ओके, ना कौन कौन से जोग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं जो हमारी सोशल लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, लाइक अर्थक्वेक, स्टॉर्म्स, वोल्केनिक इरप्शंस, डिफॉरेस्टेशन, फ्लड्स, सुनामी, ड्रॉट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अर्थक्वेक क्या करते हैं हमारे उस पर, अर्थक्वेक डिस्ट्रक्शन करते हैं किसका, नेचुरल रिसोर्सेज का और लॉस ऑफ ह्यूमन बींग्स का। बहुत सारे अर्थक्वेक्स में कितने ही लोगों की डेथ हो जाती है। ठीक है, और नेचुरल रिसोर्सेज तो चले ही जाते हैं। ओके, नाउ कंटिन्यूस फ्लड्स। अगर कंटिन्यूस फ्लड्स हो रही तो क्या हो रहा है, कंटिन्यूस फ्लड्स में गिव राइज टू न्यू विलेजेस इन प्लेसेस ऑफ दोज विच वर वॉश्ड ऑफ। कंटिन्यूस फ्लड्स क्या करता है, राइज करता है, नई जगह पे विलेज बनाने, नई प्लेसेस को, नए विलेजेस को राइज करता है नई प्लेसेस पे। कौन सी प्लेसेस पे, जो प्लेसेस पहले बाढ़ के कारण बह चुकी है उन जगह पे नए विलेजेस को बनाता है। अगर कंटिन्यूस फ्लड हुआ है वहाँ पर तो फिर वहाँ नए विलेजेस डेवलप होंगे। ओके, नाउ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन सबको पता है क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शंस। वॉल्केनिक इरप्शंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग द न्यू काइंड ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, न्यू काइंड ऑफ आर्किटेक्चर को लेकर आता है वॉल्केनिक इरप्शंस। अब हम देखेंगे स्टॉर्म्स। स्टॉर्म्स क्या करता है, कंपोजिशन, साइज और स्ट्रक्चर को चेंज लाता है। ठीक है, स्टॉर्म्स जो होते हैं, दिस चेंजेस इन फिजिकल एनवायरनमेंट समटाइम्स ब्रिंग अबाउट इम्पॉर्टेंट चेंजेस इन सोसाइटी। ये जो चेंजेस हैं जो इन चीज़ों के कारण हो रहे हैं ये हमारी सोशल लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण चेंजेस लाते हैं। ओके, नाउ सेकंड फैक्टर हम देखेंगे, बायोलॉजिकल फैक्टर्स। इसमें क्या आ रहा है, biological factors along with other factors have an influence on social change। biological factors साथ में, दूसरे फैक्टर्स के साथ में मिलके हमारी सोशल लाइफ में चेंज को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अब ह्यूमन बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी सोशल लाइफ में चेंज लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन कौन से, द ह्यूमन बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड वेरियस फैक्टर्स लाइक, जैसे नंबर ऑफ पीपल, पीपल का नंबर कितने हैं, कंपोजिशन कितना है एक पर्टिकुलर एरिया में ह्यूमन बींग्स का, फिर उसके बाद सिलेक्शन एंड हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है जनरेशन्स की। ठीक है, ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है सोशल
लाइफ में चेंज लाने के लिए। ओके, अब क्या है, दीज फैक्टर्स आर इफेक्टेड बाय द सोशल एटीट्यूड्स, रेशियल इंटरमिक्सचर एंड साइज ऑफ फैमिली एक्सेट्रा। ये फैक्टर्स जो हैं, अभी जो हमने तीनों फैक्टर्स पढ़े हैं, नंबर ऑफ पीपल एंड वगैरह वगैरह, ये इफेक्ट करते हैं किसको, हमारे सोशल एटीट्यूड को, हमारे रेशियल इंटरमिक्सचर को और हमारी साइज ऑफ फैमिली को। ओके, तो वेरियस काइंड ऑफ सोशल बिहेवियर्स इंक्लूड बायोलॉजिकल चेंज, लाइक हमारे बहुत सारे सोशल बिहेवियर हैं जिनके कारण बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, लाइक चेंज इन बर्थ रेट में चेंज आता है, चेंज इन डेथ रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, इंक्रीज नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ओल्ड पीपल, और डिसप्रपोर्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल रेशो, इंक्रीज नंबर ऑफ हैंडीकैप्ड, इंक्रीज नंबर ऑफ रूरल पीपल, डिक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब थर्ड हमारा है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है, जो भी टेक्नोलॉजी है वो हमारी सोशल चेंज कैसे लेके आती है वो देखेंगे हम, ठीक है। टेक्नोलॉजी अफेक्ट सोसाइटी इन वेरियस वेज। टेक्नोलॉजी जो है सोसाइटी को बहुत सारे वेज में अफेक्ट करती है। इट चेंजेस सोसाइटी बाय चेंजिंग अवर इन्वायरमेंट। ये सोसाइटी को चेंज करती है हमारे इन्वायरमेंट को चेंज करके, ठीक है। सोशल इंस्टीट्यूट्स एंड एसोसिएशंस को इन्फ्लुएंस करती है। टेक्नोलॉजी हम टचेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड सोशल लाइफ। टेक्नोलॉजी हर जगह हमें टच करती है, लाइक हम बिना टेक्नोलॉजी के कुछ भी नहीं है, लाइक वो हमारी पूरी इंडिविजुअल और सोशल लाइफ दोनों को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हुए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, लाइक हर चीज़ हर जगह एडवांसमेंट आना, छोटी से छोटी चीज़ों में टेक्नोलॉजी आना, ठीक है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, हमारे मोबाइल फोन्स, सोशल मीडिया, ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में हमारा टेक्नोलॉजी का बहुत वो है, जिसके कारण हमारी सोशल लाइफ चेंज हुई है, ठीक है। दिस फैक्टर्स हैव चेंज द सोसाइटी इन साइज, स्ट्रक्चर एंड सोशल रिलेशनशिप्स, ठीक है। इन दिस इन टर्न हैज कॉज सोशल चेंज। ये फैक्टर्स बहुत सारे चेंज लाइए सोसाइटी के स्ट्रक्चर में, साइज में, इन रिलेशनशिप में, जिसके कारण सोशल चेंज होता है। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट, कल्चरल फैक्टर्स। कल्चरल प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन ब्रिंगिंग अबाउट सोशल चेंज। कल्चर जो है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है सोशल चेंज लाने में। ओके, देयर इज एन इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन अवर बिलीव्स एंड अवर इंस्टीट्यूशन, अवर वैल्यूज एंड अवर सोशल रिलेशनशिप्स। हम जो बिलीव करते हैं, हम किस वैल्यू में बिलीव रखते हैं और हमारे सोशल रिलेशनशिप क्या है, इन सब का एक बहुत बड़ा कनेक्शन है, ठीक है। Certainly, all cultural changes involve social change because social and cultural factors are closely related, ठीक है। जितना भी कल्चरल चेंज आता है, certainly all cultural changes involve social change। जितने भी सोशल चेंजेस होते हैं वो सोशल चेंज को लाती हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स क्या है, क्लोजली रिलेटेड है। अब कल्चरल फैक्टर्स कौन कौन से हुए जो सोशल चेंज लाते हैं, बिलीव्स, एटीट्यूड्स, नॉर्म्स एंड वैल्यूज। ओके, नाउ इकोनॉमिकल फैक्टर्स। सोसाइटी इज मच इन्फ्लुएंस्ड एंड गवर्न बाय इकोनॉमिक कंडीशंस, ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर्स में कौन कौन से आ जाएंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो गई, इकोनॉमिक सिस्टम्स हो गए, इकोनॉमिक पॉलिसीज, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इकोनॉमिक क्राइसिस। ये जो चेंजेस हैं ये सोशल चेंज लाने में बहुत ये जो चेंजेस है ये सोशल चेंज लेकर आते हैं। ओके, these economic factors play a crucial role in shaping societies by influencing wealth distribution, employment patterns and overall living standards। ये इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसमें, सोसाइटी को शेप करने में, इन्फ्लुएंस करने में, एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स को लाने में, ठीक है, और ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। नाउ रिलीजियस फैक्टर। रिलीजन जो है वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी सोसाइटी को शेप करने में, उनके वैल्यूज, ट्रेडिशन, लॉज एंड सोशल स्ट्रक्चर्स को इन्फ्लुएंस करता है रिलीजन, ठीक है। और ये क्या करता है, सोशल चेंज लेकर भी आता है और सोशल चेंज होने नहीं भी देता है, ठीक है। इट कैन बोथ ड्राइव एंड रेजिस्ट सोशल चेंज। ओके,
अब रिलीजियस फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो सोशल चेंज ब्रिंगिंग करते हैं? बिलीव्स हो गया, वैल्यूज़ हो गई, मॉरल प्रिंसिपल्स एंड इथिक्स, रिलीजियस लीडरशिप। अगर आपका लीडर बोल रहा है कि आपको ये करना है, भले ही वो सोशल चेंज ला रहा है या नहीं ला रहा है, हमें वो करना ही है। ओके। रिलीजियस मूवमेंट्स एंड राइवल्स, ठीक है, सेक्युलराइजेशन, रिलीजियस डिक्लाइन एंड एक्सेट्रा। नाउ एजुकेशनल फैक्टर्स। एजुकेशन भी बहुत बड़ा मॉडिफिकेशन लाती है सोसाइटी में। ये क्या करती है? एनकरेज करती है किसको? स्पिरिट ऑफ कंपटीशन को। एजुकेशन एनकरेजेस स्पिरिट ऑफ कंपटीशन। ओके, कंपटीशन की स्पिरिट को एनकरेज करती है। इट टीचर्स टू एक्वायर नॉलेज, स्किल्स एंड पॉजिटिव एटीट्यूड्स ऑफ लाइफ। ये क्या टीच करती है? नॉलेज कैसे एक्वायर करना है, कैसे स्किल्स को यूज करना है, कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आना है हमारी लाइफ में। ठीक है। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी एंड गुड कैरेक्टर, मेंटेन सोशल ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ठीक है। अब होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी एंड सोशल कैरेक्टर, मेंटेन सोशल ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है हमारी पर्सनैलिटी का, ओवरऑल डेवलपमेंट हो गया, हर फील्ड में डेवलपमेंट जो हो गया, वो पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट, और हमारा गुड कैरेक्टर क्या मेंटेन करके रखता है? सोशल ऑर्डर को और हमारे डिसिप्लिन को। ठीक है। एजुकेशन improves emotional unity, skills, abilities, modifies and gives professional training। एजुकेशन क्या इम्प्रूव करती है? हमारी इमोशनल यूनिटी को, हमारी स्किल्स को, हमारी एबिलिटीज़ को मॉडिफाई करती है और हमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग देती है। नाउ लेजिस्लेटिव फैक्टर्स। लेजिस्लेटिव मीन्स कि लॉ से रिलेटेड जो भी फैक्टर्स हो जाएंगे। ओके। लॉ इज अ बॉडी ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस और कस्टम रिकॉग्नाइज्ड बाय अ कम्युनिटी। लॉ क्या है? एक बॉडी है रूल्स की एक बॉडी है जो रेगुलेट करती है हमारे कम्युनिटी को। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन इज द वेलफेयर ऑफ द एंटायर कम्युनिटी। लेजिस्लेशन का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? पूरी कम्युनिटी का वेलफेयर। ठीक है। अब हमारे लेजिस्लेटिव फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? लॉ एंड रेगुलेशंस। कौन कौन से लॉ हमारे लॉ एंड रेगुलेशंस जो कुछ हमारे अफेक्ट करते हैं हमारी लाइफ को या हमारी लाइफ को बेटर बनाते हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में भी यही होता है, आर्टिकल्स वगैरह होते हैं जो हमारी लाइफ को बेटर करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है। जुडिशियल डिसीजंस, पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सो नाउ दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 2। नहीं 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 नहीं, सॉरी, दिस इज द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट द सोशल प्रॉब्लम्स। फॉर 2 मार्क्स के लिए हमें सोशल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती है हमें बताना है। ओके। सोशल प्रॉब्लम्स वो होती है जो माल एडजस्टमेंट क्रिएट करती है हमारे सोशल लाइफ में। कौन कौन सी हो गई? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स विच इंक्लूड पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, डिपेंडेंसी। एक प्रोस्टिट्यूशन भी है, वो भी इसी में आ जाएगा इकोनॉमिक प्रॉब्लम में। क्यों? क्योंकि अगर प्रोस्टिट्यूट्स मोस्टली इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक पॉवर्टी के कारण ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम वो प्रोस्टिट्यूशन होता है, इसलिए प्रोस्टिट्यूशन भी इसमें इंक्लूड करना है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में। नाउ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जैसे कि कोई सी डिसीज़ हो गई, कोई सी भी हो सकती है, एक्यूट या क्रोनिक कुछ भी, या डिसेबिलिटी हो गई, आप हैंडीकैप्ड हैं, वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। फिर कल्चरल प्रॉब्लम्स में जैसे होमलेसनेस होना, घर नहीं होना, विडोड होना, डिवोर्स होना, क्राइम होना, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी होना। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में जितनी भी मेंटल प्रॉब्लम्स है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, वो सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगी, जैसे न्यूरोसिस, साइकोसिस, सुसाइड, अल्कोहलिज्म, ड्रग एब्यूज, एपिलेप्सी एंड एक्सेट्रा। बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड वाला, डिस्कस एनी वन प्रॉब्लम इन डिटेल फॉर 13 मार्क्स। ठीक है। अब हम यहाँ देख रहे हैं प्रोस्टिट्यूशन को। ठीक है। प्रोस्टिट्यूशन क्या है? एक सीरियस सोशल प्रॉब्लम है इंडिया में। अब प्रोस्टिट्यूट होती कौन है? ठीक है। अ फीमेल हु मेक्स एक्स्ट्रा मैरिटल और फिजिकल रिलेशन टू अर्न मनी एंड गेट हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ इज इन्वॉल्व इन प्रोस्टिट्यूशन। एक फीमेल है जो एक्स्ट्रा मैरिटल या फिजिकल रिलेशंस बनाती है, किस लिए? अर्न मनी को पैसा कमाने या फिर अपनी लाइफ के स्टैंडर्ड्स बढ़ाने के लिए वो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व होती है। In this, a female makes physical relations with more than one person and her objective is only to earn easy money and high lifestyle। इसमें क्या होता है? एक फीमेल है जो फिजिकल रिलेशन बनाती, किसके साथ?
एक से ज़्यादा लोगों के साथ, ठीक है। और उसके बाद में उसका मेन पर्पस क्या होता है, पैसा कमाना और उसकी लाइफस्टाइल को हाई स्टैंडर्ड्स पर लेकर जाना। डेफिनेशन क्या हुई इसकी, अकॉर्डिंग टू प्रेम शर्मा मॉडगिल, प्रेम शर्मा मॉडगिल के हिसाब से अ प्रोस्टिट्यूट इज अ फीमेल हु एग्रीज टू मेक सेक्सुअल और एक्स्ट्रा मैरिटल फिजिकल रिलेशंस विथ एनी पर्सन हु ऑफर्स मनी और एनी काइंड ऑफ हेल्प फॉर सच एन एक्ट। एक प्रोस्टिट्यूट क्या है, एक फीमेल है जो एग्री हुई है खुद से, क्यों, सेक्सुअल रिलेशनशिप, सेक्सुअल या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल फिजिकल रिलेशनशिप बनाने में के लिए किसी भी इंसान के साथ, किस लिए, मनी के लिए और किसी भी और मदद के लिए, ओके, वो एक प्रोस्टिट्यूट है। और अकॉर्डिंग टू विलियम चैम्बलिस के हिसाब से प्रोस्टिट्यूशन प्रोस्टिट्यूशन इज अ फॉर्म ऑफ कमर्शियलाइज्ड सेक्स वेयर individuals exchange sexual services for money or goods, often influenced by social and economic structures। प्रोस्टिट्यूशन क्या है, एक फॉर्म है कमर्शलाइज सेक्स का, ठीक है, जहाँ जो इंडिविजुअल्स है वो अपनी सेक्सुअल सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं, किसके लिए, मनी और गुड्स के लिए, पैसे और किसी सामान के लिए, ठीक है, जो किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होकर होता है, या तो सोशल या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स के कारण, है ना। अब नेचर ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, प्रोस्टिट्यूशन का नेचर कैसा है, प्रोस्टिट्यूशन क्या है, एक ऑक्यूपेशन है, ये उनके लिए एक ऑक्यूपेशन है, जैसे हमारा डॉक्टर होना, इंजीनियर होना एक ऑक्यूपेशन है, वैसे ही उन फीमेल्स का ऑक्यूपेशन क्या है, प्रोस्टिट्यूशन। अ फीमेल इंडल्जेस इन प्रोस्टिट्यूशन फॉर मनी और इकोनॉमिक नीड्स, फीमेल प्रोस्टिट्यूशन में क्यों होती है, सिर्फ और सिर्फ मनी और उसकी इकोनॉमिक नीड्स पूरी करने के लिए। लेक ऑफ लव एंड इमोशंस इज फाउंड इन प्रोस्टिट्यूशन, प्रोस्टिट्यूशन में प्यार और इमोशंस जैसा कुछ नहीं होता। इलिक्ट रिलेशंस आर फाउंड इन प्रोस्टिट्यूशन, इलिक्ट मीन्स इलीगल, इलीगल रिलेशंस मिलते हैं प्रोस्टिट्यूशन में, क्योंकि वो लीगल नहीं होते ना, मैरिज नहीं होती, मैरिज हो जाती है उसके बाद आपका लीगल रिलेशन होता है उसके साथ में, बट उसमें मैरिज नहीं होती, तो वो इलीगल रिलेशन हुआ। सोसाइटी डज नॉट परमिट दिस ऑक्यूपेशन और रिलेशन, सोसाइटी परमिट नहीं करती है प्रोस्टिट्यूशन को। लेक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज फाउंड इन प्रोस्टिट्यूशन, भेदभाव नहीं होता प्रोस्टिट्यूशन में कि नहीं वो गोरी है या वो काली है, ऐसा कुछ भेदभाव प्रोस्टिट्यूशन में नहीं होता, ऐसा बुक में लिखा है, आई डोंट नो। लाइक एज ब्यूटी, कैसे भेदभाव नहीं होते हैं, जैसे एज के हिसाब से ब्यूटी, कास्ट और अदर थिंग्स मैटर नहीं करती, इसमें सिर्फ और सिर्फ मनी मैटर करती है। प्रोस्टिट्यूशन क्या है, इमोरल ऑक्यूपेशन है, कभी खत्म होने वाला ऑक्यूपेशन, कभी भी खत्म नहीं होने वाला ऑक्यूपेशन है, और इसका बैड इम्पैक्ट है सोसाइटी पर ऊपर, ठीक है। नाउ कॉजेज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, प्रोस्टिट्यूशन के कॉजेज क्या होंगे, बायोलॉजिकल कॉजेज, इकोनॉमिकल, इंडिविजुअल कॉजेज, सोशल हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल हो सकते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल कॉजेज में क्या आ रहा है, डिफेक्टिव सेक्स ऑर्गन्स ऑफ हस्बैंड, एक फीमेल है उसके हस्बैंड का सेक्स ऑर्गन जो है वो डिफेक्टिव है, इसके कारण भी वो प्रोस्टिट्यूशन में आ सकती है। और मोर सेक्स अर्ज होने के कारण, नॉन वेजिटेरियन पीपल हैव मोर सेक्स अर्ज देन वेजिटेरियन पीपल, ये भी हो सकता है, बुक तो कह रही है ऐसा। इकोनॉमिक कॉजेज जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, डिज़ायर फॉर हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अनएबल टू फुलफिल ऑल बेसिक नीड्स विद हर इनकम, ये सारे कौन से कॉज हो गए, इकोनॉमिकल कॉजेज। अब हम देखेंगे साइकोलॉजिकल कॉजेज, जैसे मेंटल डिफिशियंसी, इम्पोर्टेंसी इन फीमेल, लेक ऑफ लव फ्रॉम पार्टनर, निम्फोमेनिया, निम्फोमेनिया मीन्स बहुत ज़्यादा सेक्स करने की अर्ज होती है, ऐसा ही कुछ है ना। उसके बाद लो मॉरल वैल्यूज़, उनकी मॉरल वैल्यूज़ हाई नहीं होती, उनके लिए ये कुछ बड़ा बड़ी बात नहीं होती, जिसके कारण भी हो सकता है। सोशल कॉजेज क्या हो गए, लेक ऑफ फैमिली एंड सोशल कंट्रोल, लेट मैरिज सिस्टम, क्लास सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, अल्कोहलिज्म एंड ड्रग एडिक्शन, करप्शन, बैड नेबरहुड। नाउ फिफ्थ इंडिविजुअल कॉजेज क्या हो गए, लेक ऑफ प्राइवेसी, नेग्लेक्टेड बाय हस्बैंड, फिजिकली हैंडीकेप्ड और लेक ऑफ अफेक्शन, ठीक है। प्रोस्टिट्यूशन के इविल इफेक्ट्स क्या हैं सोसाइटी पर, ये क्या है, इट इज़ अ स्टेन ऑन वुमेन, एक धब्बा है औरतों पर। अ वुमन बिकम्स कैरेक्टरलेस हु इंडल्जेस इन प्रोस्टिट्यूशन, कैरेक्टरलेस हो जाती है वो वुमेन जो प्रोस्टिट्यूशन में इंडल्ज होती है, जुड़ी हुई होती है। और
ये पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रोस्टिट्यूशन। हैज़ बैड इम्पैक्ट ऑन कमिंग जनरेशन, इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा होने वाला है नई जनरेशन जो आने वाली उन पर। और ये क्या करता है हेल्थ के हिसाब से इसके अंदर, इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ एड्स पेशेंट, इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ क्राइम। ठीक है, अब प्रोस्टिट्यूशन और हेल्थ को हम जोड़कर देखें तो क्या है, प्रोस्टिट्यूशन एंड हेल्थ आर क्लोजली रिलेटेड। सही है, ठीक है, क्योंकि सेक्स वर्क कैन इम्पैक्ट बोथ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। सेक्स वर्क जो है वो हमारी फिजिकल मतलब प्रोस्टिट्यूट्स की फिजिकल और मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। ठीक है, कौन कौन से की एस्पेक्ट्स हैं, फिजिकल हेल्थ रिस्क, प्रोस्टिट्यूट्स जो रहती हैं उनको क्या क्या रिस्क रहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होने का रिस्क रहता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, या तो अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हो गई है या कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं अनसेफ अबॉर्शंस के कारण, वायलेंस एंड इंजरी हो जाती है बहुत। सेक्स वर्कर फेस अ हायर रिस्क ऑफ फिजिकल वायलेंस एंड सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्स वर्कर्स जो रहते हैं वो फिजिकल वायलेंस एंड सेक्सुअल असॉल्ट्स का रिस्क को बहुत ज़्यादा रहता है उन पे। फिर सब्सटेंस यूज़ एंड एडिक्शन, बहुत सारे वर्कर्स ऐसी रहती हैं जो इसमें अल्कोहल में या फिर ड्रग लेने में इंडल्ज हो जाती हैं। फिर मेंटल हेल्थ रिस्क, डिप्रेशन और एनजाइटी होना उनको, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, फिर सोशल आइसोलेशन, क्योंकि सब लोग उनसे आइसोलेट ही रहते हैं, कोई उनसे बात नहीं करना चाहता तो उन्हें सोशल आइसोलेशन हो जाता है। अब इसके लिए प्रोटेक्टिव मेजर्स क्या होंगे प्रोस्टिट्यूशन को रोकने के लिए, नहीं, हेल्थ को प्रोस्टिट्यूशन की हेल्थ को ख़राब होने से रोकने के लिए क्या प्रोटेक्टिव मेजर्स होंगे उनके, रेगुलर हेल्थ स्क्रीनिंग एंड चेकअप्स होना चाहिए उनका, है ना। फिर उसके बाद में सेफ सेक्स प्रैक्टिस करवानी होनी चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए ताकि वो कॉन्डम्स वगैरह यूज़ कर सके या कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो भी उन्हें प्रेफर्ड लगे वो यूज़ कर सके। सपोर्ट नेटवर्क्स, उन्हें मेंटल हेल्थ केयर देनी चाहिए, कम्युनिटी प्रोग्राम्स इनिशिएट्स करने चाहिए उनके वेलबींग के लिए। ओके, नाउ दिस इज़ द एंड। तो हमारे अभी 2 क्वेश्चन और कवर हो चुके हैं, अब बचा है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट नोट्स वाला, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कवर करवा दूंगी। सो stay tuned with my channel and please like, share and subscribe my channel. Bye bye.